विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल। और आज हम इसी राजनीतिक माहौल की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, एनालिसिस हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं, पार्टियों की क्या रणनीति है इसका भी कुछ ब्यौरा है। कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालकर एक साफ तस्वीर पेश की जाए। बिल्कुल। और ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, मतलब राष्ट्रीय राजनीति पर भी इनका असर पड़ता है। हाँ, ये तो है। जैसा आपने बताया, तारीखें आ चुकी हैं, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है और फिर 14 को नतीजे। जी। लड़ाई तो पूरी 243 सीटों पर कब्जे की है। और बिहार की राजनीति तो वैसे भी मतलब काफी उलझी हुई होती है, गठबंधन बदलते रहते हैं, जाति वाला समीकरण। हाँ, हमेशा दिलचस्प रहता है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर पहले मैदान में जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन है और क्या चल रहा है उनकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले सत्ताधारी खेमा एनडीए यानी। हाँ, एनडीए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और बीजेपी का साथ है। हाँ। इनका जो मुख्य नैरेटिव है वो विकास पर, शासन में स्थिरता पर और जो काम किए हैं पिछले सालों में उस पर टिका लग रहा है। हाँ, और स्रोत भी यही कह रहे हैं कि एनडीए खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जैसे सड़कें बेहतर हुई हैं, बिजली की स्थिति, जी, इन सबको अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर रहा है। और एक चीज और, महिला सशक्तिकरण। अभी हाल में कोई घोषणा हुई है महिलाओं के लिए सब्सिडी की, करीब 6,600 करोड़ रुपए की। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी घोषणा है। क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणा है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ घोषणा नहीं लगती, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि महिला वोटर जो हैं बिहार में, हाँ। वो एक बहुत पावरफुल और मुखर वोटिंग ब्लॉक बनकर उभरी हैं। पिछले चुनावों में भी देखा गया था। हाँ, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो एनडीए इस वर्ग को मतलब अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सब्सिडी योजना उसी तरफ एक बड़ा कदम है। उनका शायद मानना है कि विकास और ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका सीधा फायदा अगर महिलाओं तक पहुंचाया जाए तो चुनावी फायदा मिल सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक खास वोटर ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी गठबंधन की, महागठबंधन। जी। इसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका मुख्य फोकस क्या दिख रहा है? महागठबंधन का जो अभियान है वो काफी आक्रामक लग रहा है। वो सीधे सीधे एनडीए सरकार की जो कथित विफलताएं हैं उन पर हमला कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा वो बना रहे हैं बेरोजगारी को, खासकर युवाओं में जो है। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा राज्य से जो पलायन होता है, महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इन सब पर वो सरकार को घेर रहे हैं। उनका नैरेटिव है बदलाव का, मतलब वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन क्या महागठबंधन के अंदर सब ठीक है? हमारे स्रोतों में जिक्र है कि सीट बंटवारे को लेकर कुछ खींचतान चल रही है। हाँ, ये एक चुनौती तो है महागठबंधन के लिए। इसका जमीन पर क्या असर हो सकता है? देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत थोड़ी मतलब मुश्किल रही है। अच्छा। अगर ये सीट शेयरिंग ठीक से नहीं होती, मतलब संतोषजनक नहीं होती, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा आ सकती है और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट या बागी उम्मीदवार खड़े होने का डर भी रहता है। ये तो मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी, एक एकजुट विपक्ष का मैसेज देना उनके लिए जरूरी है और ये अंदरूनी खींचतान इसमें रुकावट डाल सकती है। तो मतलब दोनों ही गठबंधनों की अपनी ताकतें हैं, अपनी कमजोरियां भी हैं, लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ इन दो खेमों तक ही सीमित नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की काफी चर्चा है। हाँ, प्रशांत किशोर, पीके, वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर तो जाने जाते ही हैं, अब अपनी पार्टी जनसुराज के साथ सीधे मैदान में है। उनका मुख्य मैसेज है व्यवस्था बदलने का, पारदर्शिता का और युवाओं पर उनका काफी फोकस है। अच्छा। वो दावा कर रहे हैं कि पारंपरिक पार्टियों से हटकर एक नया विकल्प देंगे। स्रोत बताते हैं कि उनका जोर ग्राउंड लेवल पर संगठन बनाने पर है और खासकर उन युवा वोटरों को खींचने पर जो मौजूदा पार्टियों से मतलब थोड़ा निराश हैं। तो क्या लगता है उनका असर कुछ खास इलाकों या वोटरों तक ही रहेगा या पूरे राज्य पर असर डाल सकते हैं? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि असर कितना बड़ा होगा। ये तो तय है कि वो युवा वोटर्स और शहरी मिडिल क्लास के एक हिस्से को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जी। लेकिन बिहार की राजनीति में जो जाति के समीकरण हैं और जो मजबूत लोकल लीडर्स हैं, उनका असर बहुत गहरा है। हाँ, वो तो है। तो जनसुराज के लिए इस पूरी बनी बनाई व्यवस्था को चैलेंज करना आसान नहीं होगा, पर हाँ, कुछ सीटों पर वोट काटकर वो बड़े दलों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर के अलावा एक और गठबंधन का नाम आ रहा है,
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA, इसके बारे में क्या जानकारी है? जीडीए जो है वो कई छोटी छोटी क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक केंद्रित पार्टियों का एक ग्रुप है। अच्छा, कई पार्टियां हैं इसमें। हाँ, इनका असर शायद पूरे राज्य में ना हो, लेकिन कुछ खास जिलों में, जैसे सीमांचल का इलाका है, वहां ये नतीजों पर असर डालने की ताकत रखते हैं। ये पार्टियां अक्सर किसी खास समुदाय या लोकल मुद्दों पर फोकस करती हैं और उन इलाकों में अपनी पकड़ बना सकती हैं जहां बड़े गठबंधन थोड़े कमजोर दिखें। तो इनकी मौजूदगी से मुकाबला और भी मतलब कई कोनों वाला हो गया है। बिल्कुल, मल्टी कॉर्नर्ड हो गया। तो मैदान तो काफी भरा हुआ लग रहा है। स्थापित गठबंधन है, नए दावेदार हैं, छोटे छोटे दल हैं। अब उन मुद्दों पर आते हैं जो इस चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। बेरोजगारी का जिक्र हमने किया, वो शायद सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है। निश्चित रूप से बेरोजगारी, और खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं उनकी बेरोजगारी, ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं और उनमें मौजूदा सिस्टम को लेकर काफी गुस्सा और हताशा है जी। विपक्षी दल इसी गुस्से को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा है पलायन का मुद्दा। बेहतर मौकों के लिए बिहार से इतने सारे लोग बाहर जाते हैं, ये एक सामाजिक आर्थिक सच्चाई है और ये चुनावी बहस का एक अहम हिस्सा है।